नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत LT, PGT, TGT, नेट, यूसेट से रिलेटेड जो पेपर होंगे तो उन पेपरों में इस श्रृंखला से क्वेश्चन बन सकते हैं। आज की श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, कई दफे यह प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा ये दी गई है? पूर्व का राफेल की जो संज्ञा दी गई है वो कौन सा है? आपको ये पता होना चाहिए, वो बेहजाद है। ये मुगल काल का बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार या कहें इस व्यक्ति को माना जाता है, क्योंकि ये सभी चित्र बनाने में क्या था, बहुत अधिक माहिर था। अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ये कलाकृतियां बनाया करते थे या कहें व्यक्ति चित्रण बनाया करते थे, जो इनकी जो रेखांकन हुआ करती थी या जिस प्रकार से ये रेखाओं को उकेरा करते थे, तो उसके लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर का प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे अत्यंत एकदम सिंपल से प्रश्न आपके सामने रखना, मगर नहीं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, महाभारत का जो फारसी अनुवाद कौन सा है? देखिए, महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया था वो कौन सा है? ठीक है, वो रमजानामा ये है। ठीक है, रमजानामा ये है, आपको याद रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है ये भी। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? देखिए, ये जो जीवनियां होती है ना, उनको विशेष रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके बीच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, मद्रास आर्ट स्कूल के क्या थे? प्रिंसिपल के तौर पे ये नियुक्त थे। देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न है, नव बंगाल शैली किसकी देन है? ये नव बंगाल जो शैली है, किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया है? कौन इसके जन्मदाता के रूप में जाना जाता है? तो इसमें जो सबसे ज्यादा श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है, नंदलाल बोस को इनको श्रेय जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर कह रहे शिल्पी कला व रूपावली पुस्तक के रचयिता कौन है? शिल्प कला व रूपावली जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो पुस्तक लिखी गई थी वो नंदलाल बोस जी द्वारा लिखी गई थी। जो शिल्प कला, अगर कभी क्वेश्चन ये आता तो याद रखना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला जो शिल्प कला का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कई दफ़े पूछा गया। ठीक है, इसको याद रखें, नंदलाल बोस द्वारा इसको क्या किया है, रचा गया था। होली फैमिली जो पेंटिंग है, ये विश्व प्रसिद्ध ये पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग का जो चित्रकार किसके द्वारा इसको बनाया गया था? तो देखिए, ये जो बनाएंगे रेम्बा और माइकल एंजेलो, ये दो व्यक्तियों द्वारा इस होली फैमिली जो पेंटिंग है, बहुत शानदार पेंटिंग। अगर आप गूगल में सर्च करोगे, इसके बारे में अगर पढ़ोगे, तो ये जो पेंटिंग है बहुत ही उम्दा या कहें बहुत शानदार ये पेंटिंग है अपने समय की। अब बात करते हैं प्रभाववाद का जो जनक कौन सा था, यह कौन था? देखिए, प्रभाववाद को जिसके द्वारा इसको शुरुआत किया गया था, जो इसकी जो आधारशिला जिस व्यक्ति द्वारा रखी गई थी, वो कौन है? क्लॉड मोने जिसे हम कहते हैं, ये इनके द्वारा से रखी गई थी। ठीक है, ये जो बर्लिन जिराफ के चित्र का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? ये देखिए, LT में भी पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया था, यूसेट के अंदर भी ये आया था। कई दफे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्लिन जिराफ के जो चित्र का चित्रांकन कौन से चित्रकार द्वारा किया गया? ये डाली, इनके द्वारा इस चीज को बनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? अगर हम स्वर्णिम सिद्धांत के आधार पर अगर देखें तो कागज को हम किसी न किसी अनुपात में रखते हैं। वो अनुपात क्या है? तो जो अनुपात है आपके सामने ये देख पा रहे होंगे, 2:3 पर हम क्या रखते हैं? स्वर्णिम सिद्धांत के आधार पर कागज के अनुपात को रखते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करते हुए चलिए। देखिए, 10वें नंबर का प्रश्न है, प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ पर शुरू हुई, ये बताना है। जो पहली दफे तकनीकी छपाई से रिलेटेड जो प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया गया था, जहां पर छपाई का कार्य किया गया था, ये किस जगह पे हुआ था? तो दोस्तों, आपको ये स्पष्ट तौर पर याद होना चाहिए, यह गोवा में ये छपाई
का कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। और देखिए 11वें नंबर का प्रश्न, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का क्या नाम था, यह आपको बताना है। न्यूज़पेपर जो छपता था जब ब्रिटिश हुकूमत के समय में, बंगाल गजट जिसे हम कहते हैं, तो इसके संपादक के रूप में किसे माना जाता है? ये देखिए जेम्स ऑगस्ट ये को माना जाता है, ऑगस्ट, ठीक है। अब 12वें नंबर का प्रश्न देखो, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? जो प्री हिस्टोरिक है ना, जो ये पुस्तक जो लिखी गई है, इंडिया नामक जो पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? स्टुअर्ट पिगाट ये व्यक्ति हैं, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये है। देखिए स्टुअर्ट पिगाट द्वारा कौन सी पुस्तक रची गई है, क्वेश्चन कभी बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, बुद्ध की मूर्तियां किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की मूर्तियां किस काल में बनाई गई थी, ये आपको बताना है। देखिए अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, अगर आपने गांधार, मौर्य, अगर ये तमाम चीजें पढ़ी होंगी तो ये आपको बहुत सरलता से याद होगा, ठीक है। अगर हम बात करें बुद्ध की मूर्तियां जिस काल में बनाई गई थी, वो कनिष्क का काल था। उस समय कनिष्क के समय में बुद्ध की मूर्तियों को उकेरा गया था। अब देखिए अगला प्रश्न, 14वें नंबर का प्रश्न, विजू का जो चित्र श्रृंखला है किस चित्रकार से संबंधित है? ये आपका विजू का जो चित्र श्रृंखला है, इसके चित्रकार की अगर हम बात करें, जो ये चित्रकार ने बनाया है, ये अवधेश मिश्र है इनका नाम, मिश्र के द्वारा इसको क्या बनाया गया है? बनाया गया, ठीक है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लखनऊ का जो चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? देखिए लखनऊ का जो चित्र बनाया गया है ये मदन लाल नागर द्वारा ये बनाया गया है, मदन लाल नागर, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आप ये प्रश्न को इस प्रकार से मत समझिएगा कि भैया ये तो बहुत ही आसान है, हम तो कर लेंगे। अगर मैं इसमें से आंसर हटा दूं तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी इन प्रश्नों को सही तरीके से कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक तो कर ही सकते हैं, और कमेंट भी अगर कैसे लगी वीडियो करिएगा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा। अब बात करते हैं 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न है, कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अनुमान सभी लोगों को पता होगा, तो ये हुई थी आपकी 1943 में। किसकी स्थापना हुई थी? कोलकाता ग्रुप की। तो कभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 1943 में किस ग्रुप की स्थापना की गई थी, तो वो आपके कोलकाता ग्रुप की स्थापना की गई थी, ठीक है। उल्टा भी क्वेश्चन बनता है। देखिए 17 नंबर का फिल्म, 17 नंबर की ये क्वेश्चन है, नई फिल्म रंग रसिया किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? देखिए आपने रंग रसिया मूवी अगर देखी होगी तो ये विशेष रूप से हम बात करें तो राजा रवि वर्मा के संपूर्ण जीवन को चित्रार्थ ये करती है। किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाया, उनके जीवन में क्या क्या चीज़ों का अभाव रहा, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी है, तमाम चीज़ें ये मूवी है जो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है, जिसका नाम है रंग रसिया, ठीक है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर हम बात करें तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम खोज की बात करें तो इसकी खोज अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी 1778 में, ठीक है। पहले आपको बता दूं, अब यहाँ पर क्या है, विशेष रूप से वो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर ये पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो की खोज, ये तमाम चीजें तो आपको मैंने बता दिया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का जो श्रेय विशेष रूप से जाता है, या कहें किसने खोजा था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम है, इनके द्वारा इसे खोजा गया था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यह कह रहा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है, ठीक। अब विशेष रूप से इस चीज को भी आप नोट करते हुए चलेगा कि मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की ऐसी किस क्षेत्र की कला है, जो कला शैली है, जहां पर जो जहांगीर था और जो शाहजहां था, कालीन मुगल काल का सबसे अधिक प्रभाव इन क्षेत्रों में दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, तो उसे देखते हैं। तो वो आपका जो क्षेत्र रहा वो जयपुर विशेष रूप से केंद्रित रहा, जहां पर आपके
चाहे जहांगीर की बात करें या शाहजहां की बात करें, तो वहाँ इनका केंद्र बिंदु ये रहा। अगर 20वें नंबर के प्रश्न की अगर बात करें तो मौला राम कौन थे, ये किस शैली के थे, तो गढ़वाल शैली के चित्रकार थे। और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। 21वें नंबर का प्रश्न, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टन्नर ये है। देखिए मैं ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये रह सकती है, ठीक है। अब मेघदूत चित्रावली किसकी है, तो विशेष रूप से M.N. डे की ये है, इनका नाम S.N. डे की ये है, इनको याद रख लीजिए। अब देखिए 23वें नंबर का प्रश्न, मुगलकालीन चित्र संग्रह हमजानामा में कितने चित्र हैं। देखिए हमजानामा में अगर हम बात करें जो उसका संग्रह है जहाँ पर इसको संग्रहित किया गया है, तो इसमें विशेष रूप से अगर हम बात करें 1200 चित्र इसमें उकेरे गए हैं। अब देखिए कंपनी शैली का अगर दूसरा नाम अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा पटना शैली। पटना शैली का दूसरा नाम क्या है, कंपनी शैली। ये इसका आगे उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप किस रूप में से याद करते हैं, दोनों रूप में आप याद कर लीजिए, ठीक है। पटना शैली का दूसरा नाम क्या, कंपनी शैली। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या, पटना शैली, ठीक है। अब 25वें नंबर का प्रश्न देखिए, अभ्रंग शैली का जो सचित्र ग्रंथ कौन सा है, तो औध नियुक्त वृत्त ये करके है, यहाँ पर देख लीजिए। अगर उच्चारण में कोई वो हो रहा होगा प्रॉब्लम तो आप देख लीजिए, अवधोत नियुक्ति वृत्ति करके है, ठीक है। 26वें नंबर का प्रश्न, जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है। जैन शैली के जो चित्र बनाए गए थे वो विशेष रूप से आपके 10वीं से आपकी 15वीं शताब्दी के मध्य में विशेष रूप से जैन शैली से संबंधित चित्रों का यहाँ पर किया गया था, निर्माण ये किया गया था, ठीक है। अब देखिए 27वें नंबर का प्रश्न है, एलोरा को किस और नाम से जाना जाता है, किस और नाम से जाना जाता है। देखिए एलोरा का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा था, वेरुल करके ये नाम है। पहले एलोरा को इस नाम से जाना जाता था, बाद में इसको एलोरा के नाम से ये विश्वविख्यात ये रही, ठीक है। 28वें नंबर का, बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है, बहुत दफे क्वेश्चन पूछा गया, एलटी में भी कई दफे पूछा गया है। अगर हम बात करें पीजीटी टीजीटी में तो ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा था, कर्नाटक के अंतर्गत ये आती है बादामी गुफा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 29वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं। 29वें नंबर का प्रश्न है कि बाघ गुफा में जो रंग महल किस नंबर की गुफा है। देखिए बाघ गुफा के अंतर्गत जो रंग महल जो बनाया गया है वो कौन से नंबर की गुफा में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए 4थे नंबर की गुफा है, उस 4थे नंबर की गुफा में रंग महल है, ठीक है। अब बाघ की 4थे नंबर की गुफा में क्या स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो रंग महल स्थित है, ठीक है। अब 30वें नंबर का प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है, तो आपको पता है सभी को, अगर आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता अगर डीपली पढ़ी होगी तो विशेष रूप से आपको ये याद होगा, लरकाना ये जगह है, वहां पर ये मोहनजोदड़ो के उजड़े हुए चमन भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से है। 837 नामक कब्रिस्तान सिंधु घाटी के किस स्थल पर पाया गया है। देखिए ये जो 837 है ये कब्र है, ठीक है। इस कब्र पर जो है कब्रिस्तान मिला था यहाँ पर, तो ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इस कब्र को रखा गया है, ठीक है। अब देखिए पंचमणि किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये महादेव जो पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रृंखला में पंचमणि को स्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 33वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। घायल सुंगर की गुफा कहाँ चित्रित है, कहाँ से प्राप्त हुआ ये चित्र। देखिए घायल सुंगर की गुफा का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये विशेष रूप से मिर्जापुर से है। मिर्जापुर में ही घायल सुंगर का जो गुफा जो चित्र बनाया गया है, बहुत शानदार ये चित्र बना है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न भी एलटी में 2011 में जब एलटी का पेपर हुआ था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत भवन कहाँ स्थित है और भारत कला भवन कहाँ स्थित है। भारत भवन और कला भवन कहाँ स्थित है, देखिए ये इस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये भारत भवन कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये भोपाल में
स्थित है। ठीक है, अब देखिए 35वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो चित्रकला के अगर हम तत्वों की बात करें तो चित्रकला के 6 तत्व बताए गए हैं। ठीक है, 6 तत्व, विशेष रूप से मैंने इस पर वीडियो भी बना के रखी है, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, तो वहाँ देख आपको मिल जाएंगे। देखिए 36वें नंबर का प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हंगरी में इनका जन्म हुआ था, बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। मात्र ये 28 साल की उम्र में तो ये इनका स्वर्गवास हो गया था। इस छोटी सी उम्र में इन्होंने विश्व विख्याति इन्होंने पाल लिया था, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने भारत के ग्रामीण जीवन पर, भारत की दरिद्रता पर, या कहें उसके ग्रामीण मजदूर या फल बेचने वाली लड़कियों पर, या तमाम जो पेंटिंग इन्होंने बनाई, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ अलौकिक है। आपने पता होगा कि हाल फिलहाल में ही इनके एक पेंटिंग बिकी थी, सबसे महंगी, इनके द्वारा ये करोड़ों में ये इनकी पेंटिंग बिकी थी। भारत की सबसे महंगी चित्रकार ये बन चुकी हैं, जिनकी पेंटिंग बहुत ही महंगी बिकी। ठीक है, अब बात करते हैं 37वें नंबर के प्रश्न। प्रथम धातु निर्मित जो नृत्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ये डांसिंग गर्ल की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई थी, जिसमें एक हाथ इसका कमर में है और दूसरा हाथ इसका टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये बेहतरीन ये मूर्ति जो आपके जो धातु में बनी, कांसे की धातु में ये बनी हुई है। ठीक है, अब 38वें नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन सा था? जो प्रसिद्ध चित्र, हम चित्र की बात कर रहे हैं, जमीन का कलाकार कौन है? तो आप सभी को पता होगा एम एफ हुसैन जी। ठीक है, एम एफ हुसैन जी को माना जाता है। ठीक, आप याद रखिएगा 1916 आई थिंक 1915 से 1916 के मध्य इनका जन्म हुआ था। ठीक, भारत के एक प्रसिद्ध चित्र जिन्हें भारत माता की या ऐसे देवी देवताओं का अर्धनंग चित्र बनाने की वजह से इनको देश निकाला गया था, और लंदन में जाके इनकी मृत्यु हुई थी 2015 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न ही आपके महत्वपूर्ण हैं, ये लेके चलिए। अब देखिए 29वें नंबर का, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, तो ये विशेष रूप से ईरान का ये था। ठीक है, अब 40वें नंबर का, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है जहाँ पर तमाम जगहों की क्या की जाती है, पुरातात्विक चीज़ों को इसमें रखा जाता है, तो ये आपकी नई दिल्ली में है। अगर हम कहें हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड तमाम जितनी भी पौराणिक चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर हम बात करें 41वें नंबर का, कला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए कला का जो मुख्य उद्देश्य होता है सौंदर्य का सृजन करना होता है। इसकी सौंदर्य को किस प्रकार से उद्दीत किया जाए या उसको किस प्रकार से बनाया जाए। आप हर जगह अगर अपनी नज़र चारों तरफ फेरोगे तो हर जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं कला, आर्ट हमें देखने को मिलता है। तो मनुष्य के जीवन में जितना महत्व आर्ट का है उतना महत्व मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ का। देखिए आर्ट जब बच्चा पैदा होता है और मृत्यु शैया तक की जो पूरा जीवन होता है ना, वो पूरा आर्ट के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, 42वें नंबर का प्रश्न है, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता है, प्लेटो। देखिए ये आपके इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है, आपका आर्ट का भी क्वेश्चन है, या कहें पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, 43 नंबर का क्वेश्चन, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद की अगर मैं बात करूँ, शैल चित्रों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी, ये बताऊं। देखिए जो प्रागैतिहासिक काल की जितने चित्र से मिले हैं वो सारे ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के बलबूते ये चित्रकला की खोज हुई थी। 45वें नंबर का प्रश्न, अवनिंद्रनाथ भारत माता का जो चित्र किस तकनीक पर ये बनाया गया था? तो ये जापानी तकनीक पे इन्होंने बनाया था। 46वें नंबर का, जहांगीर के किस चित्रकार को नादिर गुल जामा की उपाधि से अलंकृत किया गया था? वो अब्दुल हसन ये व्यक्ति था। ठीक है, आपको पता होगा कि जहांगीर के शासनकाल को ही गोल्डन पीरियड की संज्ञा दी गई थी और जहांगीर सबसे शानदार ये शासक रहा जो प्रकृति प्रेमी रहा। चित्रकला के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया। ठीक है, आप देखिए आपको 47वें नंबर का प्रश्न ही कह रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत में कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की बात कर रहे हैं तो ये आपके कोलकाता में स्थित है। ठीक है,
अब देखिए 39वें नंबर का प्रश्न, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? पूर्व में भी क्वेश्चन आ चुका है, बेहजाद है, ठीक है। 49वें नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, किस नाम से जाना जाता है? तो वो विशाल स्नानागार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब 50वें नंबर का इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो आपको मैं बता दूं, जो ये बनाया गया था ये राजपूत शासकों द्वारा इसको बनाया गया। ये जो प्रश्नों की श्रृंखला मैंने आपके सामने रखी, आप निश्चित रूप पे देखिएगा, जो एलटी का जब आप पेपर दोगे तो एलटी के पेपर में यहाँ से निश्चित रूप में आपके क्वेश्चन बनेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं इसी श्रृंखला से। तो अब मैं आई होप मैं ये लेके चल रहा हूँ कि कम से कम इसमें 5 से 6 क्वेश्चन इसी श्रृंखला से आपके बनेंगे। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए, याद कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।